नमस्कार विद्यार्थियों। आज के व्याख्यान में मैं आपको बीए भाग प्रथम का प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें अधिनायक तंत्र के बारे में बताऊंगी। इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने लोकतंत्र के बारे में बताया। लोकतंत्र एक ऐसा शासन जो जनता के द्वारा किया जाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। क्योंकि वर्तमान में जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत विशाल राज्य होने लगे हैं, इसलिए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता या संभव ही नहीं है। इसीलिए प्रतिनिध्यात्मक यानी जहाँ प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन किया जाता है उसे अप्रत्यक्ष शासन व्यवस्था कहते हैं, और यही शासन व्यवस्था अधिकांश राज्यों में है वर्तमान में। अधिनायक तंत्र लोकतंत्र के बिल्कुल विपरीत हम शासन व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं। अधिनायक तंत्र में भी हालांकि राजतंत्र की भांति संप्रभुता एक ही व्यक्ति में निहित होती है और शासन कार्य सत्ताधारी व्यक्ति की इच्छा अनुसार चलता है, लेकिन राजतंत्र और अधिनायक तंत्र में जो मुख्य अंतर हमें देखने को मिलता है वो है शासक द्वारा पद ग्रहण करने की विधि। राजतंत्र में आप सभी जानते हैं कि शासक सामान्यतः वंशानुक्रम के आधार पर अपना पद ग्रहण करता है। अधिनायक तंत्र में निर्वाचन, सैनिक योग्यता या एक विशेष राजनीतिक समुदाय का नेता होने के आधार पर व्यक्ति शासन का नेतृत्व करता है। अधिनायक तंत्र शासन व्यवस्था के बारे में बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे न्यूमैन ने कहा कि अधिनायक तंत्र से हमारा अभिप्राय एक ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के शासन से है जो राज्य में सत्ता पर बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं और उसका असीमित रूप से प्रयोग करते हैं। तो ये परिभाषा न्यूमैन ने दी है, जिसका तात्पर्य ये है कि कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का शासन होता है जो कि राज्य सत्ता पर अपने अधिकार से या बलपूर्वक उस पर अधिकार प्राप्त करके असीमित शासन का प्रयोग करते हैं। लेकिन सबसे स्पष्ट परिभाषा या हम देखें तो सोल्टाऊ ने इसका अर्थ और अधिक स्पष्ट किया है, जिन्होंने ये कहा कि यह एक व्यक्ति का शासन होता है जो अपने पद को मुख्यतया वंश परंपरा से प्राप्त नहीं करता, अपितु शक्ति या सहमति सामान्यतया दोनों के संयोग से प्राप्त करता है। उसके पास पूर्ण संप्रभुता होनी चाहिए, जिसका प्रयोग वह कानूनों की अपेक्षा मनमाने आदेश जारी करके करे। अधिनायक तंत्र के प्राचीन स्वरूप को यदि हम देखें तो इसमें सत्ताधारी व्यक्ति सैनिक शक्ति की सर्वोच्चता के आधार पर अधिनायक बन जाते थे। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट का अधिनायक तंत्र, वो इसी तरह का अधिनायक तंत्र कहा जा सकता है। आधुनिक युग में अधिनायकवाद का रूप अधिनायक के पदारूढ़ होने की दृष्टि से अब बदल गया और अब अधिनायक उस दल का नेता है जो किसी देश विशेष का शासन प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार के अधिनायक जनता अथवा कम से कम किसी दल विशेष की पसंदगी के आधार पर पद ग्रहण करते हैं, तथापि पदारूढ़ होने के बाद तानाशाही ढंग से ही देश के शासन का संचालन करते हैं। तो मूल रूप से देखा जाए अधिनायकवाद का प्रमुख रूप हमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद दिखाई देता है। उदाहरण के लिए जैसे सन 1922 में फांसी दल की सहायता से मुसोलिनी, 1923 में प्रीमो दी रिवेरा स्पेन में और सन 1933 में हिटलर नाजी दल की सहायता से जर्मनी का अधिनायक बन बैठा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित अधिनायकवाद के इस रूप को अपनी आर्थिक विचारधारा के आधार पर दक्षिणपंथी भी कहा जाता है, लेकिन कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रेरणा ग्रहण करते हुए
सन 1917 में सोवियत रूस में और दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप एवं चीन में एक भिन्न प्रकार के अधिनायकत्व की स्थापना की गई है, जिसे वामपंथी अधिनायकत्व या सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के नाम से उसको कहा जाता है, या वामपंथियों ने ये नाम उसको दिया। 1939 तक इटली, स्पेन, पोलैंड, यूगोस्लाविया, रोमानिया, जर्मनी और ग्रीस में अधिनायकवाद की स्थापना हो गई। अधिनायकवाद के इस उदय के लिए युद्ध के पश्चात कुछ परिस्थितियों को उत्तरदायी माना जाने लगा, जिन परिस्थितियों का जिक्र मैं यहाँ आप लोगों के सामने करना चाहूँगी। जैसे संसदीय संस्थाओं के प्रति अविश्वास का उत्पन्न हो जाना। प्रथम विश्व युद्ध के भीषण विनाश से पीड़ित मानव संसदीय संस्थाओं के प्रति विश्वास खो चुके थे। युद्ध से लौटे हुए सैनिक उस लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से पूर्णतः असंतुष्ट थे, जिसके कारण उन्होंने अपने स्वजनों को खो दिया था और जो अब युद्ध का हर्जाना मांग रहे थे। और कालांतर में यही असंतुष्टि अधिनायकवाद के रूप में हमारे सामने आई। उसके बाद वर्साई की संधि को भी हम ले सकते हैं। इस संधि में विजेता पक्ष ने विजित पक्ष पर बहुत अधिक कड़ी शर्त लागू की थी और यह संधि न्याय भावना पर आधारित नहीं थी। इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर ने संधि के विरुद्ध लोकमत का नेतृत्व किया और वो अधिनायक बन बैठे। कई देशों के लिए प्रजातंत्र भी नया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में पोलैंड है, यूगोस्लाविया है आदि देशों की रचना कर इनमें प्रजातंत्र स्थापित किया गया था। लेकिन इन देशों के लिए प्रजातंत्र बिल्कुल नया अनुभव था और प्रजातंत्रीय परंपराओं के अभाव के कारण शीघ्र ही अधिनायकवाद की स्थापना हो गई। फिर जैसे हम ले सकते हैं आर्थिक आत्मनिर्भरता की नीति का प्रतिपादन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक स्वावलंबन की नीति का प्रतिपादन किया गया था और व्यवहार में इस नीति के लक्ष्य को एक अधिनायकवादी शासन में ही प्राप्त किया जा सकता था। फिर एक महत्वपूर्ण कारण रहा आर्थिक संकट। सन 1929 के विश्वव्यापी आर्थिक संकट और इस संकट के समय अमेरिका, फ्रांस आदि देशों के द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति के कारण सभी देशों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। आर्थिक संकट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए देश के आर्थिक स्रोतों का पूर्ण उपयोग आवश्यक था, जो कि एक नियोजित अर्थव्यवस्था में ही किया जा सकता था। इस नियोजित अर्थव्यवस्था को एक अधिनायक ही भली प्रकार कार्य रूप में परिणत कर सकता था और इसी वजह से अधिनायक तंत्र हमारे सामने आया। फिर राष्ट्रसंघ की असफलता भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रही। राष्ट्रसंघ की स्थापना के थोड़े समय बाद ही राष्ट्रसंघ अपना सम्मान खो चुका था और निशस्त्रीकरण सम्मेलन असफल होते जा रहे थे। बड़े देशों के द्वारा किया जाने वाला शस्त्रीकरण छोटे देशों में उनके अस्तित्व के प्रति शंका उत्पन्न कर रहा था। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने भी सैनिक तानाशाही के मार्ग को अपनाकर शक्तिशाली बनना आवश्यक समझा। तो राष्ट्रसंघ की सफलता, या हम यूँ कहें कि बहुत ही दांव पर लगी हुई थी, और राष्ट्रसंघ की असफलता हमें समय समय पर देखने को मिलती है। तो राष्ट्रसंघ की असफलता के कारण ही जितने भी सम्मेलन होते थे निशस्त्रीकरण के, वो सारे ही असफल होते जा रहे थे और इसके कारण छोटे देश हैं उनके अस्तित्व के प्रति शंका उत्पन्न हो रही थी। उनके अस्तित्व को ही एक हमें प्रश्न चिन्ह लगा हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसी परिस्थितियों में सैनिक तानाशाही के मार्ग यानी अधिनायकवाद को अपनाना एक स्वाभाविक सी बात थी। फिर प्रजातंत्र, क्योंकि पहले भी मैंने बताया कि प्रजातंत्र कुछ देशों के लिए नया था, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद में पोलैंड, यूगोस्लाविया आदि ऐसे देश थे
जिनमें प्रजातंत्र नया स्थापित किया गया था। इन देशों को अनुभव भी नहीं था प्रजातंत्र के बारे में, और प्रजातंत्रीय परंपराओं के अभाव के कारण भी ये लोग अधिनायकवाद की तरफ आकृष्ट होने लगे और शीघ्र ही अधिनायकवाद की स्थापना भी होने लगी। प्रजातंत्र के कुछ देशों में नया होने के साथ साथ कुछ प्रजातंत्र के कठिन आदर्श भी रहे हैं, और ये इतने कठिन थे कि इनकी तुलना में अधिनायकवाद एक सरल शासन व्यवस्था लगने लगी थी। तो जब अधिनायकवाद एक सरल शासन व्यवस्था लगने लगी और प्रजातंत्र के आदर्श बहुत ही कठिन या अपनाने में अव्यावहारिक लगे, तो जिसके द्वारा भी अधिनायकवाद की तरफ आकृष्ट हुए सभी। अधिनायकवाद ऐसी सरल शासन व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत जनता का एकमात्र कार्य आज्ञा पालन ही था, और यही कारण था कि युद्धोपरांत परिस्थितियों में प्रजातंत्र एक भ्रम और अधिनायकवाद एक वास्तविकता बन गया। वैसे भी जब हम बात करते हैं अधिनायक तंत्र और प्रजातंत्र की या फिर जनता की, तो प्रजातंत्र, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, पूर्व के व्याख्यान में भी बताया, कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन करना है। अधिनायकवाद ऐसा है जिसमें जनता की कोई विशेष भूमिका नहीं रहती और ना ही जनता के द्वारा कोई शासन से संबंधित जिम्मेदारियां होती है, और ना ही वो शासन के कार्यों में भाग लेने का सोच सकती है। तो इस अवस्था में जनता का केवल एक ही कार्य हो जाता है, वो रह जाता है उनका कि आज्ञा पालन करना, और प्रत्येक व्यक्ति सरलता को से जीना चाहता है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण रहा था अधिनायकवाद के उदय का, कि जिसके अंतर्गत प्रजातंत्र में जो कार्य या आदर्श कठिन नजर आने लगे थे, वही हम अधिनायक तंत्र में देखें तो जनता को बड़ी सरलता महसूस हो रही थी, शासन की सरलता भी। तो ये वो महत्वपूर्ण कारण थे, परिस्थितियां थी, जिसकी वजह से अधिनायकवाद अस्तित्व में आया। हालांकि कहने के लिए ये सब बातें बहुत ही हमें दिखाई देती है कि अधिनायकवाद सरल था, लेकिन ये उचित नहीं है। और थोड़े दिनों बाद में जनता को स्वयं को महसूस होने लग गया था कि अधिनायकवाद एक उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए उतनी अच्छी शासन व्यवस्था नहीं थी जितनी कि प्रजातंत्र थी। धन्यवाद।